नमः शिवाय साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कास्ट सर्वे के बारे में। इस लेक्चर में तो बेसिकली आइडिया ये रहेगा कि वी विल बी फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग। तो जैसे जो कास्ट सर्वे है इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, क्रक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा पोटेंशियल बेनिफिट्स, कि अगर हम लोग कास्ट सर्वे कराते हैं तो क्या बेनिफिट्स अपने को मिलेंगे। उससे पहले हम कास्ट सर्वे एग्जैक्टली होता क्या है वो थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, फिर पोटेंशियल बेनिफिट्स विच वी कैन डिराइव इफ वी कंडक्ट द कास्ट सर्वे। एंड उसके बाद हम चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने जरूर देखा होगा कि जब भी कास्ट सर्वे की बात होती है तो एक हीटेड डिबेट अपने को देखने को मिलता है, जहाँ पे कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो एनडीए की सरकार है, वो कास्ट सर्वे नहीं कराना चाह रही है। प्लस जो ऑपोजिशन पार्टी है जैसे कांग्रेस, तो जो 2024 में जो अभी असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस पार्टी का ये मैनिफेस्टो था। मतलब कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कास्ट सर्वे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, कि उन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग सरकार बनाएंगे तो हम लोग कास्ट सर्वे कराएंगे। तो यही अभी एक हमारे मन में सवाल उठता है कि इतना कॉन्ट्रास्ट कैसे है कि एक रूलिंग पार्टी कास्ट सर्वे नहीं कराना चाह रही है, बट जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कास्ट सर्वे कराना चाह रही है। तो कास्ट सर्वे से क्या हानि पहुंच सकती है या क्या उसके फायदे हो सकते हैं, वो सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आप आंसर राइटिंग में ये जो भी लेक्चर आप अटेंड करोगे तो इसमें जो भी आपको सब्सटेंस मिलेगा उसको आप बड़े आसानी से अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एकदम टू द पॉइंट हम बात करेंगे। एंड डेफिनेटली आपके लिए ये लेक्चर काफी हेल्पफुल होगा विद रिगार्ड्स टू जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 1, जहाँ पे हम सोसाइटी की बात करते हैं, या पेपर 2 में जहाँ पे हम लोग गवर्नेंस की बात करते हैं, है ना, जहाँ पे सोशल जस्टिस की बात होती है। वो सब वो सारे जब एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे तो वहाँ पे कास्ट सेंसस का रोल आएगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, रिजर्वेशन सिस्टम्स इन इंडिया, वो सारा जब डिबेट आता है पिक्चर में तो कास्ट सर्वे विल प्ले अ रोल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो मेन फोकस है, जो मेन थीम है, वो है पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद कास्ट सर्वेस इन इंडिया। कि अगर हम लोग कास्ट सर्वे कराते हैं तो क्या बेनिफिट्स अपने को मिलेंगे एज अ नेशन, या फिर एंड इसके साथ साथ क्या चैलेंजेस भारत को फेस करना पड़ेगा, या जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा अगर वो कास्ट सर्वे कराती है। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जरूर टच करा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कास्ट सर्वे को समझेंगे कि कास्ट सर्वे का एग्जैक्टली मतलब क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट। तो जैसे कि जो टर्मिनोलॉजी से अपने को समझ में आ रहा है, सर्वे का मतलब क्या है कि कुछ डेटा इकट्ठा करना एंड स्टैटिस्टिक्स का यूज करके एक बिगर पॉपुलेशन के लिए कुछ प्रिडिक्शंस करना। तो जब भी हम सर्वे करते हैं तो हम एक सैंपल लेते हैं, सैंपल में से कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम हर एक इंडिविजुअल की काउंटिंग कर पाएंगे या हर एक इंडिविजुअल का डेटा गैदर कर पाएंगे। भारत कितना बड़ा है, द पॉपुलेशन इज ह्यूमंगस, 140 करोड़ पीपल। इट्स नॉट फिजिबल टू गैदर द डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स की मदद से एक सैंपल साइज डिसाइड करते हैं, जहाँ पे कि हम हर रीजन में 60 to 70% कवर करते हैं हर एक रीजन को। कि लेट सपोज किसी रीजन में अगर 2 लाख लोग हैं तो हम 1.5 लाख लोगों या 1,20,000 लोगों का सर्वे करते हैं। एंड इस तरीके से पूरे भारत में ये एक्टिविटी करी जाती है, जो कि सेंसस में वी आर ऑलरेडी अवेयर ना, सेंसस जहाँ पे कि हम लोग पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं। हर 10 साल में सेंसस होता है। पिछला जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। अनफॉर्चुनेटली इस बार जो सेंसस 2021 में होना था वो नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया? कोरोना की वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वो नहीं हो पाया। एंड वो एक्सटेंड होता गया और अब
लाइक नोटिफिकेशन से ये पता चल रहा है कि 2025 में जो नेक्स्ट हमारा जो कास्ट लाइक जो नॉर्मल सेंसस होगा पॉपुलेशन वाला, दैट विल बी टेकिंग प्लेस लाइक इन द ईयर 2025। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि हम लोग डेटा इकट्ठा करते हैं, पॉपुलेशन काउंटिंग, एंड एक सैंपल साइज होता है जिसमें कि 60 to 70% हम कवर करते हैं ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। एंड उसके हिसाब से जो भी अपने को रिजल्ट्स मिलते हैं, हमको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करके वी से दैट ओके, यूजिंग दिस हम कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस करते हैं, एंड हम कहते हैं कि देश की पॉपुलेशन इतनी है, प्लस जो भी अदर अदर पैरामीटर्स हैं वी डिसाइड ऑन दैट यूजिंग दैट स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। तो ये है कंसेप्ट किसी भी सेंसस का। अब कास्ट सर्वे में हम बेसिकली करेंगे क्या, ये जो भी एक्टिविटी है इसको हम एक तरीके से बाइफरकेट करेंगे और वी विल बी फोकसिंग ऑन द कास्ट। तो अब जब हम डेटा इकट्ठा करेंगे तो हम कास्ट के बेसिस पे डेटा इकट्ठा करेंगे। तो जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे इन कलेक्टिंग द डेटा, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जाएंगे, एंड वहां पे जा जाके वो लोग लोगों से लाइक उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, लोगों से उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे कि भाई वो, और उस इंफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी कास्ट, कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर, आपका कास्ट। तो और उसके साथ साथ बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी हम इकट्ठा करेंगे कि भाई आपकी इनकम कितनी है, आपकी फैमिली में कितने आपके बच्चे हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी अर्निंग कितनी है ना। लाइक सोशियो इकोनॉमिक डेटा भी हम कैप्चर करेंगे, बट उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है वो कास्ट वाली फील्ड है। इस एक्टिविटी से बेनिफिट क्या मिलेगा, या बेनिफिट एंड चैलेंजेस तो आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अल्टीमेटली रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा इस एक्टिविटी से, कि हम कास्ट के हिसाब से डेटा को स्ट्रक्चर कर पाएंगे, डेटा को फिल्टर कर पाएंगे कि लाइक ओबीसी में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, अब उस पूरे कम्युनिटी का पूरे इंडिया लेवल पे अपने को फिगर मिल गया कि उसकी क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसका क्या है। तो यहाँ से अपने को कुछ ये डेटा काफी हेल्पफुल हो सकता है एनालाइज करने में कि आज के भारत में 2024 का जो भारत है उसमें जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी क्या परिस्थिति है। एंड डेफिनेटली देखो बात ऐसी है ना कि जब भारत आजाद हुआ था तो इंडिया वाज लाइक वेरी पुअर, क्योंकि एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था। जो भी हमारे भाई बहन है लाइक सिटीजन्स ऑफ इंडिया, खूब उन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया, एंड एक तरीके से पूरा तहस नहस करके वो चले गए। अब आजादी जैसे ही हुई, हमारा जब हमारी सरकार बनी, लाइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनी, उस पर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रीस्टार्ट करना, देश को रीस्टार्ट करना। एंड उस डेफिनेटली अब इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो उस समय पार्टीशन भी हुआ था, तो जो ये अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो कम्युनिटी थी इनकी हालत बहुत ही बुरी थी। जो अच्छी कम्युनिटी के लोग थे, बिकॉज ऑफ दैट हेरिटेज, जो वेल्थ जो उनको अपने पूर्वज से मिली, जिसकी वजह से दे वर रिच, बट जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे लाइक देवर देयर कंडीशंस वाज टेरेबल, एंड उनको अपलिफ्ट करने के लिए ही तो ये पॉलिसीज बनाई गई कि हम रिजर्वेशन देंगे, ताकि जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको भी एक इक्वल मौका मिले। हमने एक इक्वालिटी, एक सोशल जस्टिस की बात करी, हमने इक्वालिटी को प्रमोट किया। हमने कहा कि भाई आप लोग भी इक्वली पार्टिसिपेट करो, आप लोग भी आओ, एंड लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में सीट्स हमने उनके लिए फिक्स कर दी, रिजर्वेशन। आपके बच्चे अगर जैसे जो बैकवर्ड क्लासेस के जो बच्चे अगर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनको जॉब लगेगी, तो वो अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करेंगे। दैट वाज द आइडिया एंड इट वाज अ गुड आइडिया, एंड इसका रिजल्ट भी अपने को देखने को मिल रहा है ना। तो ये जो एक्टिविटी है ये कितने सालों से चलती आ रही है, एंड जिसकी वजह से बैकवर्ड क्लासेस डेफिनेटली अपलिफ्ट हुई है। इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। अगर आप अभी देखोगे तो SC ST में भी आपको कितने ऐसे लोग मिलेंगे, कितनी ऐसी फैमिलीज मिलेगी जो कि एक बहुत अच्छी लग्जूरियस लाइफ वो जी रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की वजह से पहले तो पेरेंट्स को
एक अच्छी एजुकेशन मिली, फिर एक अच्छा जॉब कोटा मिला, एक सरकारी जॉब उनको करने को मिला, प्लस उनके बच्चों को भी बेनिफिट मिला, तो अपलिफ्ट तो हुए हैं। जो लाइक जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं या जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये जो भी रिजर्वेशन्स हमने किया है, डेफिनेटली वो लोग अपलिफ्ट हुए हैं। तो अभी कास्ट सर्वे का यही आइडिया है कि 2024 में क्या कंडीशन है, दैट इज द आइडिया की। एंड इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सोशियो इकोनॉमिक डेटा तो इंपॉर्टेंट है ही, कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, हेल्थ स्टैंडर्ड क्या है ना, वो सब तो अपने को मेजर करना ही करना है। उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट जो अपने को करना है वो है कि लाइक क्वांटिफिकेशन, लाइक डेमोग्राफी, कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का नंबर कितना है, या प्लस इन इन कंबाइंड जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनका स्ट्रेंथ कितना है। लाइक पूरे पॉपुलेशन अगर भारत की 130 करोड़ है, उसमें कितने ऐसे लोग हैं, व्हाट इज द शेयर ऑफ ओबीसी है, उसमें भी जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज हैं उनका क्या शेयर है। वो सारा जो मेजरमेंट्स है, जो क्वांटिफिकेशन है, दैट इज पॉसिबल विद दिस कास्ट सर्वे। एंड वही क्वांटिफिकेशन कैन गिव राइज टू हीटेड डिबेट्स। क्योंकि अभी आपको जैसे पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सीलिंग लगाई हुई है कि भारत में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते हैं। लाइक लाइक एट मैक्स रिजर्वेशन की जो मैक्सिमम रिजर्वेशन है दैट इज 50%। उससे ज्यादा हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो अब यही एक हीटेड डिबेट निकल के आएगा कि अगर बहुत सारे लोग ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज को बिलोंग कर रहे हैं, एस सी एस टी, तो अपने को वो सीलिंग तोड़नी पड़ेगी। वो जो 50% को हो सकता है 70% करना पड़े। और अगर ऐसा हो गया तो देश में डिबेट, एक सिविल वॉर जैसी स्थिति बन जाएगी ना, क्योंकि भाई जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं दे विल नेवर डाइजेस्ट दैट, कि भाई 70% हम कोटा दे रहे हैं, 60% कोटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है एक सोशल अनरेस्ट की, एक वॉयलेंस की, एक प्रोटेस्ट की, या तो दैट इज अ चैलेंज। तो वो सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट अब आपने को एक आइडिया लगा कि कास्ट सर्वे का एग्जैक्ट मतलब क्या है। जैसे हम सेंसस करते हैं तो सेंसस में पॉपुलेशन काउंट करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का कास्ट सेंसस आप समझ लो, जहाँ पे कि हम जरूर पॉपुलेशन भी काउंट करेंगे कम्युनिटी, लाइक उनकी कम्युनिटी के हिसाब से, प्लस उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को भी हम कैप्चर करेंगे। दैट इज द आइडिया। तो ये तो अपने को थोड़ा एक आइडिया लगा, एक समझ में आया कंसेप्ट। अब मैं कुछ चीजें लिखूंगा, वो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग। क्योंकि डेफिनेटली आंसर, देखो प्रॉब्लम यही है ना, एग्जाम में अपने पास टाइम काफी कम होता है। वी ओनली हैव लाइक 7 to लाइक मैक्सिमम 10 मिनट्स, 10 मिनट्स भी हम नहीं दे सकते। अपने को 7 से 8 मिनट के अंदर एक एक आंसर कंप्लीट करना है। अगर आप सारे आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो the time limit is very less for every answer। एंड आपको बहुत जल्दी जल्दी लिखना है, एंड आप बहुत सारा नहीं लिख सकते। तो आइडिया यही है कि ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस कवर करने हैं, एंड हर एक डायमेंशन को बहुत कम कम एक्सप्लेन करना है। आपको दिखाना है अपनी नॉलेज, आपको दिखाना है कि आप एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग हो। आप एक ही तरीके से नहीं सोचते हो। लाइक लाइक आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें आप लीगल एस्पेक्ट भी कंसिडर करते हो। जब भी आप कोई भी चीज एनालाइज करते हो, जब भी आप कोई भी एक रियल वर्ल्ड इशू, कोई भी इशू को जब आप एनालाइज करते हो, तो आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी देखते हो, आप सोशल एस्पेक्ट को भी देखते हो, आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी देखते हो, आप लीगल एस्पेक्ट को भी देखते हो, आप एनवायरमेंट वाले एस्पेक्ट को भी देखते हो, आप इनोवेशन, साइंस एंड टेक वाले एस्पेक्ट को भी देखते हो, है ना। आप जोग्राफिकल एस्पेक्ट को भी देखते हो, आप हिस्ट्री को भी देखते हो, या अगर उसमें कोई इंजीनियरिंग का भी लगा है तो साइंस एंड टेक में आ जाएगा। आप वो सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हो बाय एनालाइजिंग एनी इशू। दैट इज व्हाट द यूपीएससी इज टेस्टिंग इन यू, एंड दैट इज व्हाट इज सजेस्टेड बाय लाइक ऑल द टॉपर्स। वो भी यही कहते हैं कि जब भी आप आंसर राइटिंग करो तो आप मल्टी डायमेंशनल आंसर राइटिंग करो। आप अलग अलग एस्पेक्ट्स आप दिखाओ, आप अपना डेमोन्स्ट्रेट करो कि अच्छा, जब मैं इस मुद्दे को एनालाइज करूंगा तो मैं सारे डायमेंशंस को टच करूंगा। So that is the idea, that is the key। तो अब हम कास्ट सर्वे के बारे में कुछ आंसर राइटिंग करते हैं। पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट सर्वे, उसके बाद हम बेनिफिट्स को टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, एंड चैलेंजेस को हम टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कास्ट सर्वे को डिस्कस करते हैं। तो कास्ट सर्वे होता क्या है वो तो अपने को बिल्कुल एक आइडिया लग गया।
अब अपने को सिंपली फोकस आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो एक चीज पे फोकस करना है। जब भी मैं कास्ट सर्वे को एक्सप्लेन करूंगा, मुझे ये बात रखनी है कि कास्ट सर्वे इज एम्ड गैदरिंग डेटा। तो कास्ट सर्वे इज एम्ड एट गैदरिंग डेटा ऑन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। दैट दिस इज वेरी एक्चुअली कास्ट सर्वे का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है कैप्चरिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। और वही हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि भाई जो कास्ट सर्वे है इट इज एम्ड एट गैदरिंग द डेटा ऑन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। अब आपके दिमाग में डेफिनेटली एक सवाल उठना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब क्या है। अब यहाँ पे दो टर्म है, इकोनॉमिक कंडीशन भी है, सोशल कंडीशन भी है। तो जब भी हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करेंगे तो हम लोग फिनेंस की बात करेंगे कि भाई उसकी कितनी कमाई है, क्या उसके पास रिसोर्सेस का एक्सेस है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज लाइक स्मार्ट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। एंड जब हम सोशल कंडीशंस की बात करेंगे तो हम लोग उसके सोशल स्टेटस की बात करेंगे, हम लोग उसके लिविंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे कि भाई उसको पढ़ाई मिली क्या, इज ही एजुकेटेड, क्या उसकी फैमिली में लाइक द चिल्ड्रंस आर दे गेटिंग एडुकेट एजुकेशन और गुड क्वालिटी एजुकेशन, उनका है ना एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, क्या उनके पास हेल्थ केयर का एक्सेस है, एसेंशियल जो सर्विसेज होती है क्या उसका एक्सेस है। वो सारा जो एस्पेक्ट है दैट इज द सोशल एस्पेक्ट। तो जब भी हम सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करेंगे तो हम क्या क्या डेटा पॉइंट्स कैप्चर करेंगे। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिनेंशियल एंड सोशल स्टेटस ऑफ हाउस होल्ड्स। फिनेंशियल एंड सोशल स्टेटस ऑफ हाउस होल्ड्स, इसमें हम लोग बात करेंगे इनकम के बारे में। जो जो डेटा पॉइंट्स हम कैप्चर करेंगे दैट विल बी द इनकम, भाई क्या उसकी कमाई है, एजुकेशन, उसका ऑक्यूपेशन, क्योंकि यहाँ से लिविंग स्टैंडर्ड का भी एक आइडिया लग जाता है ना। इससे ये पता चल जाता है कि कोई कम्युनिटी बहुत ही हाईली डिप्राइव्ड है। अगर आपने को ये पता चल गया कि ये कोई बैकवर्ड क्लास की कम्युनिटी है, सारे के सारे लोग दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, देन हम लोग टारगेटेड पॉलिसीज बना सकते हैं। वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स में। बट जो डेटा पॉइंट्स हम कैप्चर कर रहे हैं वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। हम लिविंग कंडीशंस के बारे में कुछ डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। अब डेफिनेटली लिविंग कंडीशंस में भी काफी सारे एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, लाइक भाई वो उसका खुद का मकान है, किराए का मकान है, कितना बड़ा है। तो कभी कभी होता है ना कि एक ही कमरे में पूरी फैमिली रह रही है, और ऑल दैट थिंग्स। एंड रिसोर्सेस, एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। अब एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें हेल्थ केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, क्योंकि देखो हेल्थ इज वेल्थ। और जब भी आप सोशल एस्पेक्ट की बात करोगे आपको हेल्थ केयर के बारे में जरूर बात करनी है, आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जरूर बात करनी है। तो क्या जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, आर दे गेटिंग एडवोकेट हेल्थ केयर सर्विसेज, अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज आर दे गेटिंग, दैट्स द क्वेश्चन। एंड डेफिनेटली अपने को देखने को मिलता है ना कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी कितनी सारी योजनाएं अपने को देखने को मिलती है। जन धन योजना, या आवास योजना, या हेल्थ केयर से रिलेटेड भी बहुत सारी योजनाएं अपने को देखने को मिलती है। अब ये जो सर्वे जो है, लाइक अगर मैं कास्ट सर्वे कराता हूँ तो इट इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड, एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि लेट अस सपोज सरकार ने एक भारी एक मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया, या जो भी पॉलिसी है उसको फंड किया कि ठीक है भाई ये पॉलिसी है, हम इतना पैसा इसमें लगाएंगे जन कल्याण के लिए, सोशल सर्विस के लिए। अब ग्राउंड लेवल पे एक ग्राउंड रियलिटी भी तो पता चलना चाहिए ना कि ठीक है हमने सरकार ने पैसा भी लगाया एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो इन सर्वे से ही तो पता चलेगा। तो हियर ऑल्सो वी कैन फील द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट सर्वे एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स अपने को कैप्चर करने। तो एम्ड एट गैदरिंग द डेटा ऑन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वेरियस कास्ट ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स का। एंड इसमें हम एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। तो जब भी हम कास्ट सर्वे की बात करते हैं तो हम एक हीटेड डिबेट की बात करते हैं। तो कास्ट सर्वे बेसिकली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है एंड कंट्रोवर्शियल भी है। कास्ट सर्वे जो है इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल इशू इन इंडिया। एक्चुअली कंट्रोवर्सी की उतनी बात होनी नहीं चाहिए, वो आगे मैं प्रूव करूंगा जब हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आखिरी में जब हम वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन जब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि
कंट्रोवर्सी से हम बहुत इजीली बाहर आ सकते हैं। एंड इंडिया में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि फेक नैरेटिव्स या प्रोपागेंडा चलाया जाता है। एंड काफी सारे जो मीडिया हाउसेस हैं उसको इतना वो प्रमोट कर देते हैं, मुद्दा फालतू में मुद्दा बना देते हैं, फालतू में चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मुद्दा बना देते हैं। क्योंकि वी शुड बी एमिंग एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, रूट लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करना एज अ सिटीजन भी हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइक हम फालतू में बिना बात का पतंगड़ बनाना, उससे ना तो कोई कुछ अचीव हो रहा है, फालतू में हम कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट को भी डिस्टर्ब करते हैं, जो भी गवर्नमेंट मैकेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब होती है बिकॉज ऑफ अननेसेसरी प्रोटेस्ट एंड प्रोपागेंडा एंड ऑल दैट। कुछ अचीव भी नहीं होता है। भाई प्रोपागेंडा तो जब चलाना चाहिए ना जब कोई ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहें। तो वो सब अभी अभी हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन में। बट अब आपने को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि कास्ट सर्वे का जो क्रक्स है आंसर राइटिंग में, वो हमने डिस्कस किया कि भाई जब भी मैं कास्ट सर्वे की बात करूंगा तो कैप्चरिंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वेरियस कास्ट ग्रुप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड कास्ट सर्वे एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल इशू है। अब एक और बहुत अच्छा सजेशन है कि जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो ना तो अपने करंट अफेयर की नॉलेज को जरूर आप वहां पे डेमोन्स्ट्रेट करो, रियल वर्ड एग्जांपल्स। अच्छा, अब आपने बोला कि कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल इशू है, अब बुलेट पॉइंट्स में ज्यादा उसको एक्सप्लेन मत करो, बस आप एक हाईलाइट कर दो कि ये घटना घटी, ये घटना घटी। जैसे कि अभी आपको पता है ना कि बिहार में कास्ट सर्वे हुआ था, तो आप वो पॉइंट मेंशन कर दो एंड उसकी वजह से कुछ अगर आपके दिमाग में नंबर्स अगर पता है या नंबर्स नहीं भी पता है तो भी कुछ मेन चीजें लिख दो। या अभी जो तेलंगाना गवर्नमेंट दे आर प्लानिंग फॉर द कास्ट सर्वे, या कोई भी हीटेड डिस्कशन हुआ या कुछ भी मेजर इवेंट अगर अक्कर हुआ रिगार्डिंग दिस कंट्रोवर्सी, उसको जरूर आप हाईलाइट करो। एग्जाम्पल्स अगर आप हाईलाइट करोगे, करंट इवेंट की नॉलेज अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो डेफिनेटली आपको बाकी लोगों से एड्ज मिलेगा। क्योंकि प्रीलिम्स में जब आप तैयारी करते हो तो कितना ज्यादा करंट अफेयर्स को आप निचोड़ते हो, कितनी कितनी मैगजीन्स आप पढ़ते हो, सब कितना आप मगअप भी करते हो चीजों को, तो वो सारा नॉलेज आप मेंस में यूज करो इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स। आपको डेफिनेटली बहुत एक अच्छा एड्ज मिलेगा, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो दो लाइक ट्रिक्स हैं, लाइक इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफ अ गुड आंसर। एक तो मल्टी डायमेंशनल आंसर होना चाहिए, प्लस इट शुड बी फुल ऑफ रियल वर्ड एग्जांपल्स, लाइक करंट अफेयर्स वाले जो इवेंट्स हैं एंड सम डेटा पॉइंट्स, सम फैक्ट्स। फैक्ट्स अगर आप उसमें डाल सको तो मजा ही आ जाए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ कास्ट सर्वे इन इंडिया। तो कुछ बुलेट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे एंड उसको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स मेंशन करने हैं आंसर राइटिंग में एंड बहुत थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना। तो अगर मैं पोटेंशियल बेनिफिट की बात करूं तो सबसे बड़ा जो मुझे बेनिफिट मिलेगा कास्ट सर्वे का, क्योंकि भाई अपने पास एक पूरा डेटा आ जाएगा ना, एक एविडेंस आ जाएगा, ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी अपने को पता चल जाएगी। तो हम लोग बेसिकली एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि जो पॉलिसी है ना वही तो लोगों का जन कल्याण करेगा। क्योंकि पॉलिसी में क्या होता है भाई, जो सरकार टैक्स इकट्ठा कर रही है उसी को तो वो रीएलोकेट कर रही है इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो पॉलिसीज बनाती है सरकार। अब जब अपने को ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगा कि भाई लाइक ग्राउंड लेवल पे क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, हमको ये पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये कम्युनिटी तो हाईली डिप्राइव्ड है, तो हम उसके हिसाब से बहुत टारगेटेड एक्शंस ले सकते हैं एंड लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। एंड ये कितनी एक दुर्भाग्य की बात आप कह लो कि वो तो अब कोरोना तो लाइक कोविड-19 किसी के हाथ में नहीं था, वो तो एक अनफॉर्चुनेट पैंडेमिक था, तो सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती है। बट स्टिल 2021 में तो हम चलो मानते हैं, बट उसके बाद भी लाइक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट सेंसस करने में इतना समय लगा रही है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि भाई 2022-23 तक तो हम लोग ट्रैक में आ गए थे ना भाई। जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था 2023 तक तो बिल्कुल ही वो खत्म हो गया था, बल्कि 2022 में भी चीजें ऑन ट्रैक आ गई थी।
तो एंड इतने बड़े पैंडेमिक के बाद तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी सेंसस। एंड बिना ग्राउंड रियलिटी जाने एंड कोविड जैसी चीज घट गई, अब जो भी सरकार पॉलिसीज बना रही है उसकी इफेक्टिवनेस तो हम अच्छे से मेजर कर नहीं पा रहे हैं ना। तो दैट इज वाई दैट सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिले इन सेंसस इज वेरी हार्मफुल फॉर द नेशन। सेंसस फटाफट होना चाहिए। एंड कास्ट सर्वे की अगर हम बात करें तो अपने को क्या बेनिफिट मिलेगा, सिंस अपने पास सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस का डेटा अपने पास आ जाएगा, जहाँ पे कि हम लोग जो भी इंडिविजुअल है कास्ट के हिसाब से जो भी वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, तो अपने को पता चल जाएगा कि उस कम्युनिटी के लोगों की एवरेज इनकम कितनी है, एजुकेशन में क्या उनका लेवल है, या हेल्थ केयर एक्सेस उनको है कि नहीं है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। उसके हिसाब से हम लोग कुछ टारगेटेड एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग अगर हम करते हैं तो अपने को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हम लोग टारगेटेड पॉलिसीज बना सकते हैं। एंड इस टारगेटेड पॉलिसी में भी हम लोग स्पेशल फोकस दे सकते हैं एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, एक टर्मिनोलॉजी है एफर्मेटिव एक्शंस। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब है कि कुछ ऐसा काम करना विच इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स मार्जिनलाइज कम्युनिटी, या जो जो बैकवर्ड क्लासेस की जो कम्युनिटी है उनके लिए कोई योजना लाना, उनके हित के लिए जो भी हम काम करते हैं, दैट इज द एफर्मेटिव एक्शन, एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स। तो डेफिनेटली जो भी हमारी सरकारें हैं ये सोशल वर्क तो करती है, लाइक काफी सारी पॉलिसीज बनाती है, एक्शन प्रोग्राम्स बनाती है, एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स। अब कास्ट सर्वे के अगर होता है तो क्या बेनिफिट मिलेगा, सिंस अपने पास डेटा आ जाएगा, ग्राउंड रियलिटी अपने को पता चल जाएगी, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हम करेंगे तो हम लोग टारगेटेड पॉलिसीज बना पाएंगे। जो भी हम एफर्मेटिव एक्शन करेंगे, एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स हम लॉन्च करेंगे, हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करके लॉन्च करेंगे। अपने को पता चलेगा ना कि भाई कहाँ कहाँ पे दिक्कतें हैं, एंड उन प्रॉब्लम्स को हम बहुत इजीली ग्राउंड लेवल से रिजॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, जड़ से उस प्रॉब्लम को हम साफ कर दें। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अगला जो पोटेंशियल बेनिफिट है अगर हम कास्ट सर्वे कराते हैं भारत में, तो इट विल हेल्प इन एड्रेसिंग इनइक्वालिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है, लाइक डायमेंशन है। अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी जिसमें कि ये पाया गया था कि इनइक्वालिटी इन इंडिया बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी आपको देखने को मिल रहा है ना कि जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उन रीजंस को अभी हम आगे कभी डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में, बट इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। आप चाहो तो थोड़ा रिसर्च करो, आपको ये बात बिल्कुल पता चलेगी कि आज हम जिस भारत में रह रहे हैं वहां पे इनइक्वालिटी, ये जो डिवाइड है, डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ये इंक्रीज होता जा रहा है। इट्स अ फैक्ट। एंड तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कास्ट सर्वे इस डिवाइड को कैसे लाइक ब्रिज कर पाएगा, या कैसे वो इनइक्वालिटी को रिजॉल्व कर पाएगा। हाउ हाउ दैट इज द क्वेश्चन। तो देखो आइडिया ये है कि जब भी हम कास्ट सर्वे करते हैं तो अपने पास जो डेटा है, सोशियो इकोनॉमिक डेटा, उससे बिल्कुल अपने को ये बात पता चल जाएगी कि जो बैकवर्ड क्लासेस में भी ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग आज दिक्कत में हैं या दे आर डिप्राइव। नहीं, बैकवर्ड क्लासेस में भी काफी सारे आपको ऐसी फैमिलीज मिलेगी जो आज टॉप क्लास लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट रिजर्वेशन, या बिकॉज ऑफ जो भी उनको बेनिफिट्स मिला, सोशल बेनिफिट्स थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसीज। इट्स अ फैक्ट। तो अब कितना अच्छा है ये कास्ट सर्वे, क्योंकि अगर वो डेटा अपने को आ जाएगा ना, तो अब हम फायदा उनको पहुंचाएंगे जिनको सच्ची में जरूरत है। अब आप देखो ना, कितने सारे लोग जो आज संपन्न हैं, लाइक लाइक दे बट दे आर मिस यूजिंग दिस कास्ट सिस्टम। आज वो अपने बच्चों को कोटा भरवा रहे हैं, लाइक भाई तुम ओबीसी का वो भरो, टिक करो उस पे। एंड उनके पास फाइनेंशियली दे आर वेरी साउंड, वो प्राइवेट कॉलेज में बहुत इजीली एडमिशन ले सकते हैं, स्टिल वो सरकारी कॉलेजेस की सीट में टिक कर रहे हैं, लाइक लाइक दे आर मिस यूजिंग दैट। क्योंकि इंटेंशन क्या है, इंटेंशन ये है ना कि जो सच्ची में डिप्राइव्ड है, कोई टैलेंटेड है बस, बट उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, उसको सीट मिलनी चाहिए ना वो वाली। अब मान के चलो कोई टैलेंटेड है बट उसके पास
इनफ रिसोर्सेस है, उसकी फैमिली फाइनेंशियली साउंड है, तो वो तो फॉरेन में भी पढ़वा सकते हैं या किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़वा सकते हैं अच्छी फीस देके, बट स्टिल दे आर टारगेटिंग दैट गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो ये भी तो तो यहाँ पे इनइक्वालिटी, हम रिच और पुअर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जो बैकवर्ड क्लासेस में जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनके बीच में भी इनइक्वालिटी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जो बैकवर्ड क्लासेस के बीच में जो इनइक्वालिटी है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जो सच्ची में डिप्राइव्ड लोग है ना, वो शैडो हो गए, क्योंकि ये जो जो क्रीमी लेयर है, जो अच्छी लेयर है, अच्छी लेयर इन द सेंस की बैकवर्ड क्लासेस में भी जो लोग आज संपन्न हैं, जिनके पास रिसोर्सेस हैं, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग मिसयूज कर रहे हैं, वो लोग फर्जी में फायदा उठा रहे हैं सरकार की पॉलिसीज का, जिसकी वजह से जिसको जरूरत है वहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही। इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, ऐसा हो रहा है। तो अगर अपने को वो डेटा मिल जाएगा तो वी विल बी एबल टू नो कि सच्ची में कौन लोग ऐसे हैं जो डिप्राइव्ड है, जिनकी हालत खराब है। तो हम टारगेटेड एक्शंस लेंगे उनके हित के लिए, तो जरूर हम जो बैकवर्ड क्लासेस के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एड्रेसिंग इनइक्वालिटी। इसमें हम लोग एड्रेसिंग हिस्टोरिक इनजस्टिसेस की भी बात करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हम करेंगे। देखो, बात ऐसी है ना कि ब्रिटिशर्स के टाइम, बट उससे पहले भी ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो छुआछूत है या जो अनटचेबिलिटी है, ये तो हमारे समाज में राजा महाराजाओं के टाइम से है। लाइक जो जितने भी हमारे एम्पायर्स थे, जो हमारे किंग्स ने रूल किया, तो वहां उनके जो किंगडम थे, लाइक मौर्यन एम्पायर जो अशोका का था, या महाराणा प्रताप का है, ये जितने भी एम्पायर्स हैं, अगर आप उसको स्टडी करते हो हिस्ट्री में, तो आप ये पाओगे कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो था। तो उसमें एक्चुअली था क्या कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो भारत में कास्ट का मतलब चार वो होते थे, वरण, उसको वरण कहते हैं, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, और एक और उसमें वरण है जो कि वो व्यापार करता है, वो सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे। लाइक फोर वर्णस है, वर्णाज है, एंड उसके साथ साथ एक है बिल्कुल ही वो अनटचेबल, उसको तो एकदम ही समाज से साइड कर दिया जाता था। ऐसा ऐसा भी होता था, एंड ये प्रथा चली आती गई। एंड जब ब्रिटिशर्स ने भारत को कैप्चर किया, उस समय भी ये था, ये कास्ट वाला। एंड ब्रिटिशर्स तो इतने कनिंग थे ना, वो तो आपस में भिड़वाते थे। उन्होंने जानबूझ के कास्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, डिवाइड एंड कॉन्कर, ताकि आपस में लोगों के बीच में लड़ाइयां हो। लाइक उनका ये डर था कि, क्योंकि भारत, वो ये कभी नहीं चाहते थे कि पूरा भारत एक साथ एकजुट हो जाए, लाइक हिंदू मुस्लिम या हिंदुओं में भी जितने भी कास्ट के लोग हैं, एक पूरा अच्छे से वो यूनाइट होके ब्रिटिशर्स के साथ लड़े, वो ये नहीं चाहते थे। इसलिए वो हमेशा कॉन्स्पिरेसीज करते रहते थे, हिंदू मुस्लिम्स की लड़ाई कराना, हिंदुओं में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वो कराना, वो सब। बट ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, लाइक इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप देखते हैं वो, उन्होंने अनटचेबिलिटी को बहुत ज्यादा महत्व दिया। प्लस गांधी जी ने भी इसको महत्व दिया, क्योंकि उनका एक ही एम था कि भाई भारत के लोग हैं वो एकजुट हो जाएं। आपस में अगर हम लड़ाई करेंगे तो फिर हम ब्रिटिशर्स से कैसे जीतेंगे? दैट वाज द आइडिया। तो वो सब अपने को देखने को मिलता है। बट समाज में ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस था, आजादी के बाद भी था, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो शूद्र हो गए या अनटचेबल हो गए, तो उनको बिल्कुल ही डिप्राइव कर दिया जाता था सोसाइटी से। तो उसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि वो भी तो भाई ह्यूमन बीइंग है ना, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कास्ट? एवरी प्रोफेशन शुड बी रेस्पेक्टेड। आज अगर कोई प्लम्बर है, कारपेंटर है, वो भी तो एक स्किल है। या अगर कोई शूद्र भी है, अगर वो लाइक कचरा उठा रहा है या किसी के टॉयलेट साफ कर रहा है, तो वो भी तो एक स्किल है ना। एवरी स्किल शुड बी अप्रिशिएटेड, एवरी स्किल इज एन लाइक आर्ट। we should respect each and every individual. That is the, like, that is the ideology we should have. बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस अपने को देखने को मिले, एंड इसको एड्रेस करने के लिए लाइक पहले तो जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी,
आजादी के बाद काफी टाइम तक। तो उन्होंने भी काफी रोल प्ले किया, उन्होंने भी काफी रोल प्ले किया। एंड वहीं से तो फिर ये कंसेप्ट आया रिजर्वेशन का एंड उन सब चीजों का। ये जो SC ST के लोग थे, ये इनके लीडर्स आए, वो पॉलिटिक्स में भी आए। आज भी है ना, इसको कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब है कि वो वोट जो है वो कास्ट के आधार पे मांगते हैं। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश यादव है, तो यादवों का वोट उसी के पास जाता है, बिकॉज दैट इज लाइक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इट्स वेरी कॉमन। तो अब तो कास्ट सर्वे से ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? तो कोई डेटा अपने पास होगा तो अपने को पता चलेगा ना कि इसके पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज सभी पीढ़ी दर पीढ़ी यही इनकी कंडीशन है। लाइक इनके पूर्वजों के साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, एंड सेम अत्याचार आज के ये युग के लोग भी, जो भी उनको डिस्क्रिमिनेशन है, वो फेस कर रहे हैं। वो सारा अपने को ग्राउंड रियलिटी पता चल सकती है विद द पावर ऑफ डेटा। एंड डेटा इतना पावरफुल है, इसलिए तो डेटा साइंस का कितना रोल है आज। तो डेटा इज वेरी पावरफुल। तो अपने को वो सारी ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी, तो हम टारगेटेड एक्शंस ले पाएंगे, टारगेटेड एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स हम कर पाएंगे, एंड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। एंड इसके साथ साथ वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। और एक बार अगर हमने मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर हम कदम उठा सकते हैं ना। वी कैन इंश्योर दैट रिसोर्सेस आर एलोकेटेड इफेक्टिवली। देखो बेसिकली भारत में ना रिसोर्सेस की कमी नहीं है, भारत में रिसोर्सेस की कमी नहीं है, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो आज भारत सरप्लस में प्रोडक्शन कर रहा है। भाई भारत तो इतना प्रोडक्शन कर रहा है कि उसके पास एक्सपोर्ट करने के लिए भी अनाज बच जाते हैं। तो जब एंड ये कितना एक अनफॉर्चुनेट है कि एक तरफ तो भारत के पास रिसोर्सेस सरप्लस में है, एंड रिसोर्सेस यहाँ पे फूड क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं, वो अपने पास सरप्लस में है। उसके बावजूद भी कितने करोड़ ऑफ लोग आज दे आर फेसिंग पॉवर्टी, एंड दिस इज द मिसमैनेजमेंट, दिस इज द इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। एंड जब तक ये मिसमैनेजमेंट सही नहीं होगा, तब तक चाहे सरकारें कुछ भी क्लेम कर ले, दे हैव नॉट अचीव व्हाट नीड्स टू बी अचीव। आज सरकार कुछ भी क्लेम कर ले कि भाई जब से हम पावर में आए हमने भारत का को एक नई ऊंचाई पे लेके आए, हमने GDP में हम लोग थर्ड नंबर पे आ गए। दैट इज ऑल वेरी गुड, दैट इज अप्रिशिएबल, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। वो तो चाहिए हमको, हमको तो GDP, क्योंकि भाई इतनी सारी पॉपुलेशन है हमारी 130 करोड़, तो GDP में तो अपने को डेफिनेटली ग्रो करना है। बट जो एक बेसिक फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, वो अगर ढीला है, लाइक आपने मकान बनाया तो उसमें जो ईंट यूज करी वो एकदम लो क्वालिटी की यूज करी, और उसके अलावा आपने टॉप क्लास का पेंट उसमें लगाया, टॉप क्लास का इंटीरियर डेकोरेशन करा लिया, सब करा लिया, बट ईंटें जो है, जो बेसिक उसका फाउंडेशन है वही एकदम वीक है, तो क्या फायदा हुआ? है ना? क्योंकि वो फिर वो हिट बैक करेगा ना। क्योंकि यही जो लोग हैं, आज हम क्राइम की बात करते हैं, तो यही जो लोग डिप्राइव्ड हो गए, भाई अब किसी को अगर पेट भरना है तो फिर वो 10 तरीके से करेगा, तो वही तो लोग फिर आगे चल के क्राइम करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक अनफॉर्चुनेट बात है, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भारत में फूड रिसोर्सेस सरप्लस में है, उसके बावजूद भी पॉवर्टी आज भी एग्जिस्ट कर रही है। एंड दिस क्लियरली इंडिकेट्स अ मिसमैनेजमेंट। एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया तो फेडरल है, इंडिया में तो फेडरलिज्म जैसा कंसेप्ट है, भारत में तो ऐसा नहीं है कि भाई एक डिक्टेटर है या एक सेंटर में एक आदमी बैठा है वो पूरे भारत को रूल कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। हर एक स्टेट इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है, हर एक स्टेट की अपनी सरकार है, और उस स्टेट के अंदर भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। कितना अच्छा है ना, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे MLA चुनते हैं, MP चुनता है। इसका मतलब ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, जो 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 आपके नेता हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के नेता हैं, ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग मक्कारी कर रहे हैं। इनका क्या कर्तव्य है? इनका कर्तव्य ये है कि जो ग्राउंड की बातें हैं, लाइक ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको सरकार तक पहुंचाना, उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, या उसको मीडिया में, दैट इज डेमोक्रेसी, द फोर्थ पिलर करना। एंड सिटीज हमारा भी ये कर्तव्य है ना कि भाई हम देख रहे हैं कि भाई ये लोग आज भूखे नंगे हैं, तो हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई हम इनकी टेक केयर करें,
अब डेफिनेटली अब हमारे पास उतने रिसोर्सेस है नहीं, तो हम प्रेशर क्रिएट करें आपके रीजनल, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नेंस मॉडल है ना, MP MLA, उन तक आप ये बात जरूर पहुंचाओ, उन पे प्रेशर क्रिएट करो, ताकि किसी ना किसी तरीके से तो रिलीफ पहुंचेगी। बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ऐसे हम लोगों की मदद करेंगे बाई बाई पुटिंग द राइट प्रेशर। बिकॉज आज सरकार टैक्स ले रही है, GST के रूप में हर महीने 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जाता है सरकार के पास। एंड डेफिनेटली वो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आता है। ऐसा नहीं है सरकार काम कर रही है, बट ये जो बहुत बेसिक फाउंडेशन वाली चीजें हैं, ये हमारे हाथ में है, हम इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मीडिया का रोल भी आता है। तो डेफिनेटली अपने को ये सारी बातें जन हित में लोगों के सामने लानी है एंड मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्योंकि आज अगर कोई भी फैमिली आज भूखी है, उनके पास खाने को भी अनाज नहीं है, और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि एक तरफ तो हम जो हमारे बासमती राइस है या जो चावल है, वो हम बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक तरफ हमारे खुद के सिटीजन्स, उनके पास खाने को नहीं है। तो दिस इज द मिसमैनेजमेंट, एंड दिस मिसमैनेजमेंट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, इट नीड्स टू बी करेक्टेड। एंड यहाँ पे सिटीजन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डेमोक्रेसी को अपलिफ्ट करना, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, वो आम आदमी का ही तो रोल है। क्योंकि जिस लीडर को आपने वोट दिया है, जिस लीडर को आपने चुना है, वो अगर आपकी बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? आपके पास इतनी पावर है कि अगर वो ज्यादा दादागिरी अगर कर रहा है तो उसकी पावर छीन सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में सिटीजन्स के पास इतनी पावर है। अगर आपको लगता है कि कोई लीडर आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो विद द राइट टैक्टिक्स, विद द राइट प्रेशर, उसको बात आपकी सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई आप जनहित की बात कर रहे हैं। सो ऑल दैट इज वेरी पॉसिबल। सो वी हैव टू मेक यूज ऑफ दैट ना। एंड अगर ये प्रॉब्लम्स अभी नहीं जाएगी तो कब जाएगी? तो अपने को ये जड़ से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब वी आर रेस्पॉन्सिबल, सिटीजन्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा रहे हैं। तो ये भी बात अपने को समझ में आई। तो कास्ट सर्वे से अपने को कुछ काफी अच्छी अच्छी बातें पता चल रही है कि अगर अपने पास वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का ऑफ वेरियस कास्ट ग्रुप, उनका डेटा अगर अपने पास आ जाता है, तो हम काफी कुछ कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं, हम ग्राउंड लेवल से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड एक और अगला जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट अपने को मिल सकता है, दैट इज द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड यही इसी एस्पेक्ट की वजह से इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है। तो बेसिकली आइडिया ऐसा है ना कि अभी जैसे पार्लियामेंट में, लोकसभा में जैसे सीट्स हैं 570 के आसपास, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एग्जैक्ट फिगर आप जरूर एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो आइडिया ऐसा है कि हम लाइक द गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि उसको उन जो सीट्स है ना, उसको रिविजिट करें। लाइक अभी हमने क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रखी है, अब हम उसको रिविजिट करना चाहते हैं, रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं बेस्ड ऑन द डेमोग्राफी, क्योंकि देश की डेमोग्राफी चेंज होती रहती है टाइम के साथ। तो अब ये जो कास्ट सर्वे अगर आ जाता है, तो अपने को कास्ट के हिसाब से डेमोग्राफी पता चल जाएगी, जिसकी वजह से अपने को ये पता चल जाएगा कि एक रीजन है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इट इज फुल ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, दैट कम्युनिटी इज अंडर रिप्रेजेंटेड। कोई भी उसका लाइक लीडर आज क्या कहते हैं पार्लियामेंट में नहीं है, तो दैट इज द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज अबाउट द वॉइस ऑफ द लीडर ऑफ अ बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी। तो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, हैविंग अ वॉइस इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। अब ये जो भी डेटा है कास्ट सर्वे का, उससे एक मिसयूज हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइक जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अच्छा इस डिस्ट्रिक्ट में या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में या इस रीजन में इस कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ऑटोमेटिकली जब भी अपकमिंग चुनाव होगा, तो वो उस कम्युनिटी के एक लीडर को खड़ा कर देंगे। एंड पक्की बात है, उसकी जीत पक्की है, क्योंकि भाई वो कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है उस रीजन में। तो उस हिसाब से फिर वो अपने इलेक्शंस में एक अनफेयर एडवांटेज ले सकते हैं। ऑल दैट कैन बी डन। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बैकवर्ड क्लासेस या जो उसका अच्छा टर्म होगा, आपको जरूर एग्जाम में जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो ये वाला टर्म यूज करना है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज।
मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो है, दे शुड हैव अ वॉइस इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। उनके भी जो नेता हैं, दे शुड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, दे शुड विन, दे शुड बी द वॉइस इन द लोकसभा, राज्यसभा, दैट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे कि वो लोग अपनी कम्युनिटी की बातें देश के सामने रखेंगे, उनके जो कंसर्न्स हैं उसको वो पुट करेंगे। एंड अगला हम बेनिफिट डिस्कस करते हैं, दिस इज द लास्ट बेनिफिट। लाइक इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट लाइक दीज आर सम इम्पोर्टेंट। सोशल जस्टिस। तो कास्ट सर्वे अगर हम कराते हैं तो वी कैन अचीव सोशल जस्टिस। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस, क्योंकि सोशल जस्टिस आपके सिलेबस में भी ये टर्म मेंशन्ड है, सोशल जस्टिस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस? तो जब भी मैं सोशल जस्टिस की बात करता हूं तो मैं एक तरीके से ये बात कर रहा हूं कि एवरीवन डिजर्व्स इक्वल राइट्स। और जब मैं राइट्स की बात करूंगा तो मैं इकोनॉमिक राइट्स की भी बात करूंगा, सोशल राइट्स की भी बात करूंगा एंड पॉलिटिकल राइट्स की भी बात करूंगा। तो देखो, सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, उस सोसाइटी में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल एंड एवरीबडी डिजर्व्स द इक्वल राइट्स। ऐसा नहीं है कि भाई वो आज एक कम्युनिटी का है, एक जनरल कैटेगरी का है तो उसके पास स्पेशल राइट्स हैं, और ये एक दूसरा पर्सन है, ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, इसके पास वो राइट्स नहीं है। ऐसा नहीं है। कितना अच्छा है ये! तो कॉन्स्टिट्यूशन इट एंश्योर्स इक्वल राइट्स। तो जब भी मैं सोशल जस्टिस की बात करूंगा तो मैं इक्वल राइट्स की बात करूंगा। तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। और जब मैं राइट्स की बात कर रहा हूँ, इक्वल राइट्स की, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स का मतलब होगा कि आज कोई भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। आज कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकता है। आज एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी का, एक लेटर सपोज कोई पर्सन है, उसको कोई बिजनेस करना है, ही इज एलिजिबल, वो कर सकता है। आज गवर्नमेंट उसको ये नहीं कह सकती कि भाई तुम इस जाति के हो, तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते। सो एवरीबडी इज एलिजिबल। सो दैट इज द इकोनॉमिक राइट। पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट में आज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। भाई आपको नेता बनना है, बन सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। भाई आपको अपनी खुद की पार्टी बनानी है, आप बनाओ। आपको चुनाव लड़ना है, आप लड़ो, यू आर एलिजिबल, है ना। तो दैट इज द पॉलिटिकल राइट्स। सो इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल राइट्स। भाई आज हर किसी के पास सोशल राइट्स है। आज हर कोई प्रोटेस्ट कर सकता है। लाइक कोई कंसर्न अगर है किसी के पास, अब अगर वो एक पिछड़े जाति का है, ऐसा तो है नहीं कि पिछड़ी जाति का है तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, या फिर वो मूव नहीं कर सकता है, या फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता है। आज कोई सरकारी बस है या प्राइवेट बस भी है, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन तो है ही नहीं ना, तो कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। तो दैट इज सोशल जस्टिस। एंड जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं, लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन इट एंश्योर्स सोशल जस्टिस। एंड इसी की वजह से तो आज भारत, डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो डाइवर्स, वी आर यूनाइटेड। एक एक बहुत क्वेश्चन जरूर आपके मन में आता होगा कि भारत कितना डाइवर्स है, जहाँ पे कि आप थोड़ा सा अगर आगे बढ़ोगे तो एक अलग ही कल्चर आपको देखने को मिलेगा। हर एक स्टेट का एक अलग कल्चर है। स्टेट के अंदर भी कितनी सारी कम्युनिटीज हैं अलग अलग, सबका अलग अलग कल्चर है। उसमें भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज भी हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग भी हैं। उसके बावजूद भी वी आर सो यूनाइटेड। एंड सबसे बड़ी बात, 135 to 140 crore people, still we are united. And what is uniting us? The constitutional principles, they are uniting us. The social justice, it is uniting us. सोशल जस्टिस की वजह से आज हर एक कम्युनिटी हैप्पीली जीवन जी रही है। हमने कोई भी ऐसे रूल्स नहीं बना रखे कि ये कम्युनिटी के लोग ये नहीं कर सकते। एवरीबडी हैज इक्वल राइट्स। तो जो इक्वल राइट्स हैं, दिस इज अपहोल्डिंग द यूनिटी इन द कंट्री। तो सोशल जस्टिस में एक और एस्पेक्ट आएगा कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी इंश्योर करना कि भाई हर किसी को फंडामेंटल राइट्स, हर एक सिटीजन एंजॉय कर रहा है। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स अपने पास है, जो फ्रीडम है, वो हमको एक गिफ्ट मिला है। हमको ये गिफ्ट मिला है अपने फ्रीडम फाइटर्स की वजह से। वी आर हाईली थैंकफुल। हम कर्जदार हैं उनके। हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि भाई जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी हमारे लिए। दे शेड द ब्लड, है ना।
वीर गति को प्राप्त हो गए वो लोग। कितना उन्होंने स्ट्रगल किया था, फ्रीडम स्ट्रगल, आप उसको पढ़ते हो, आप देखो कितना स्ट्रगल किया, कितनी स्लीपलेस नाइट्स दे हैड, सो मेनी लीडर्स दे वर डिटेन्ड, दे सैक्रिफाइस एवरीथिंग, दे सैक्रिफाइस एवरी लग्जरी फॉर द नेशन। उन्होंने कितना त्याग किया, तब जाके हमको आजादी मिली। जो फ्रीडम मिला उसका जो गिफ्ट है, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, द फ्रीडम ऑफ स्पीच, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, राइट टू एजुकेशन। तो सोशल जस्टिस में ये सब चीजें भी आ जाती है। तो अब यही एक है कि राइट टू एजुकेशन हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया का ये हक है। आज पढ़ाई, एजुकेशन हर किसी का हक है। अगर किसी को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इट मीन्स हम हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी रोल आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्या कंसेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, to uphold the constitutional framework, to ensure that everybody is enjoying the fundamental rights, everybody is enjoying that freedom. That is the responsibility of Supreme Court. आज अगर किसी को खाना सही से नहीं मिल रहा है, लाइक एक्सट्रीमली पॉवर्टी में अगर वो है, या उसको पढ़ाई, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, then that family or that individual has the right to go to the court. He can seek help from the court, एंड कोर्ट को उसकी मदद, उसको सुनना ही है ना, बिकॉज द थिंग इज दैट ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर कि उसको रिलीफ मिले। अगर जो प्रॉब्लम अगर है उसको, अगर उसको जो राइट्स वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो वी हैव टू एंश्योर दैट कि वो राइट उसको मिले। तो ये जो कास्ट सर्वे का डेटा है, उसकी मदद से हम ये चीज अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हम जब सोशियो इकोनॉमिक डेटा को कैप्चर कर रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो कैप्चरिंग द एजुकेशन, द हेल्थ केयर एंड सो मेनी अदर पैरामीटर्स वी आर कैप्चरिंग। वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द डिप्राइव्ड कम्युनिटीज, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, किस कम्युनिटी के लोगों को वो राइट नहीं, लाइक वो एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रही है, देन वी कैन टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली and we can uphold the constitutional framework. That is our responsibility. भाई एज अ सिटीजन हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? आज जो फ्रीडम फाइटर्स ने इतना कुछ किया देश के लिए, हम क्या कर सकते हैं? हम लोग डेफिनेटली जीडीपी में रोल प्ले कर सकते हैं। हम लोग एक रोल प्ले कर सकते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो जरूर अपने को करना भी चाहिए। उसके साथ साथ ये हमारी एक एथिकल, सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को अपहोल्ड करें, हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। हम वो कैसे लेके जाएंगे कि हम ये देख रहे हैं कि कोई एक हमारा भाई बहन, लाइक कोई हम देखते हैं कि रोड पे है वो, एंड ही इज लाइक इन अ वेरी एक्सट्रीम कंडीशन, देन वी शुड figure out a way to help. We should seek help from that the leader of that region. Some systems should be developed so that everybody gets proper food, at least food and shelter. That needs to be ensured. And then we will say that we are paying off जो struggle किया हमारे पूर्वजों ने, like freedom fighters ने, we will be paying off when every individual will have a proper food to eat. That is the need of the hour for social justice. So data can help us in identifying caste-based discriminations. Data can help us in identifying caste-based discrimination and its impact on social mobility, access to opportunities. यहाँ पे हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। एक तो सोशल मोबिलिटी की हमने बात कही है, और एक हमने एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज की बात। तो जब भी मैं सोशल जस्टिस की बात करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सोशल मोबिलिटी शुड बी गारंटीड, लाइक लाइक एवरीबडी डिजर्व द सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का मतलब एवरीबडी इज फ्री टू मूव। भाई आज कोई भी कम्युनिटी है, दे हैव द राइट, आज उनको दिल्ली में अपना रस्ती बसानी है, बसा सकते हैं, साउथ इंडिया में जाने जा सकते हैं, जहां मर्जी जाना है वहां जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप का जन्म राजस्थान में हुआ है और आप अब बैंगलोर में अपना घर आप परचेज नहीं कर सकते, या बैंगलोर में आप नहीं रह सकते, ऐसा तो कुछ है नहीं। वी आर फ्री टू मूव, इट्स आवर फंडामेंटल राइट, वी आर फ्री टू मूव, वी कैन सेटल एनीवेयर वी वांट इन द नेशन। पूरे भारत में कहीं भी हम सेटल हो सकते हैं, दैट्स द सोशल मोबिलिटी। एंड हम डेटा का मदद से ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्या,
अगर हो रहा है तो उसका सोशल मोबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट है, या एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, उनको एडवोकेट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या ऐसा हो रहा है? तो वो सारी चीजें पता लगाई जा सकती है, उसके हिसाब से एक्शंस लिए जा सकते हैं एंड उन प्रॉब्लम्स को ग्राउंड लेवल पे सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इज द एडवांटेज पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ कास्ट सर्वे। तो हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल बेनिफिट्स डिस्कस किए। अब हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे, चैलेंजेस ऑफ कास्ट सर्वे इन इंडिया। तो अगर हम भारत में कास्ट सर्वे कराते हैं तो क्या अपने को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, क्योंकि भाई एज अ ब्यूरोक्रेट वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेनिफिट्स, भाई चैलेंजेस भी अपने को पता होने चाहिए, एंड दैट इज व्हाट द यूपीएससी इज टेस्टिंग। तो जो पहला चैलेंज होगा वो होगा री इन्फोर्सिंग सोशल डिविजन्स। तो बेसिकली आइडिया ऐसा है ना कि जब हम कास्ट सर्वे करा लेंगे तो एक तरीके से होता है ना पोल खुलने वाली बात, या जो चिट्ठा सामने आने वाला, अपने को ग्राउंड लेवल पे पूरी बातें पता चल जाएगी कि भाई इस कम्युनिटी के लोगों का नंबर इतना है, बट कोटा के मामले में, लाइक रिजर्वेशन के मामले में उनका शेयर बहुत ही कम है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, है ना? तो होगा क्या कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे, लोग डिमांड करने लग जाएंगे। जैसा लाइक फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है, उसका जो लीडर है वो एक्टिव हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई ग्राउंड लेवल पे अब हम लोग डिप्राइव्ड हैं, तो फिर वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो एक सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो एक तरीके से जो जहां पे हम यूनिटी की बात कर रहे हैं वहां पे फिर ये डिवीजन क्रिएट होगा, क्योंकि आपस में तू मैं हो जाएगी। क्योंकि जब हम कास्ट सर्वे करेंगे तो भाई डेटा तो साफ साफ कहेगा जो ग्राउंड रियलिटी है, तो डेटा ये कहेगा कि भाई ये कम्युनिटी के लोग वो के साथ बहुत अन्याय हो रहा है इंडिया लेवल पे, क्योंकि इनका एवरेज इनकम सबसे कम है, एजुकेशन के मामले में इनकी हालत बहुत खराब है, ऑफ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, जो पीस एंड ट्रंक्विलिटी की हम बात करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी कंट्री में, एंड सरकार के लिए एक सरदर्द क्रिएट हो जाएगा, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड ये भी एक बहुत सीरियस मुद्दा है, इसीलिए सीरियस है ना, जब भी आप टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करोगे तो आप भाई आप दिल्ली राइट आप देख लो, दिल्ली राइट ने क्या रुख अपना लिया। भाई एक नॉर्मल सा प्रोटेस्ट था, वो जब कंट्रोल में नहीं आया, इतना वो बढ़ गया, कितने हमारे पुलिस ऑफिसर्स को हानि पहुंची, एंड कुछ लोगों को तो लाइक उनकी वो वीर गति को प्राप्त हो गए। काफी कुछ हुआ दिल्ली राइट्स में, कितना पब्लिक प्रॉपर्टी को कितना डैमेज पहुंचाया गया, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग एंड ऑल दैट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, लाइक इट गिव्स राइज टू सिविल वार। अब जैसे आप बांग्लादेश में देखो, बांग्लादेश में पहले तो स्टूडेंट्स ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बहुत पीसफुली बहुत रेस्पेक्टफुली, भाई जो शेख हसीना जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थी उनसे बहुत पीसफुली उन्होंने कहा कि भाई आप इसको कंसिडर करो, वी आर कंसर्न, ये जो भी आप लाइक रिजर्वेशन वाला है इसको आप कंसिडर करो। पहले बहुत पीसफुली किया, बाद में वो मानी नहीं, तो ये एग्रेसिव हो गए। फिर जब सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया एंड शेख हसीना ने मान लिया स्टूडेंट की डिमांड, बट फिर वो स्टूडेंट एक बार हो गया आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई, फिर तो कहा कि नहीं भाई अब हम नहीं मानेंगे, एंड उन्होंने ऐसा प्रोटेस्ट किया कि तख्ता पलट हो गया रातों रात। भाई प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ के भागना पड़ गया। तो दैट इज द पावर ऑफ पीपल। भाई अगर कुछ कंसर्न है एंड एक जेन्युइन कंसर्न, अभी जेन्युइन कंसर्न है इसीलिए तो इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए। अगर एवे ही कुछ कंसर्न होता तो भाई लोग पागल तो है नहीं, कितने सारे स्टूडेंट आज सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ जेन्युइन कंसर्न है इसीलिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाखों के तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने उसको सीरियसली लिया नहीं, एंड लोगों के पास इतनी पावर है कि प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ के भागना पड़ गया। भाई प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या है कि देश के हित के लिए काम करना। भाई अगर आप स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं करोगे तो किसके लिए काम करोगे? अब भारत में जैसे फार्म प्रोटेस्ट हुआ, तो आइडियली सरकार को जो भी क्या कहते हैं जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उसको कहते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ये टाइमली करना चाहिए। भाई अगर प्रोटेस्ट आपका 1 साल से ज्यादा तक चल रहा है, इसमें सरकार का फेलियर है, यहाँ पे इंटेलिजेंस का फेलियर है। एक तरफ तो हम रॉ रॉ करते हैं कि भाई इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस, भाई आप एक
भारत के लेवल में, इंडिया लेवल पे एक घर की प्रॉब्लम है ये। आप फार्मर्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, काय का इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हो? भाई हमारे जो फार्मर्स हैं वो साल भर तक दिल्ली की सड़कों पे वो सोए हैं। ये फैक्ट है, बड़ी ठंड में, बड़ी गर्मी में। वो तो आपने दृश्य देखे होंगे ना, कितने वो थे, कितने शर्मनाक वो दृश्य थे, जिसमें कि हमारे मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, वो 20-20 स्टॉक कर चुके हैं। वही तो हमको समझ में नहीं आता कि भैया आपने स्टॉक में आप क्या कर रहे हो? अब 20-20 स्टॉक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? आप अब वो जी क्या कहते हैं, एमएसपी को लीगलाइज करना ठीक है, अब सरकार के बस में अगर एमएसपी को लीगलाइज करना नहीं है तो अब नेगोशिएट करो, आप उनको कुछ और दो, नेगोशिएट करो, है ना? ये तो भाई हम डिप्लोमेसी में बाकी बाहर की कंट्रीज के साथ नेगोशिएट करते हैं, हम अपने खुद के किसानों के साथ नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, तो इट्स अ फेलियर ऑफ आईबी एंड हमारा इंटेलिजेंस, कि हमारे जो किसान हैं उनको इतने लाइक साल भर तक जमीन पे रहना पड़ा, एंड वो फिर प्रोटेस्ट इस फॉर्म में आ गया कि रिपब्लिक डे के दिन जो खालिस्तानी के जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो रेड फोर्ट को उन्होंने रेड कर लिया एंड अपना झंडा वहां लगा दिया। ऐसी ऐसी चीजें अपने को देखने को मिल रही है। तो ये है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आर वेरी सीरियस, इट शुड बी टेकन वेरी, एंड यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जाते हो तो आपके पास पावर होगी, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स ही तो रिजॉल्व करने हैं भाई। आपको इंश्योर करना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े लेवल पे ना चले जाए, क्योंकि यहीं से तो सिविल वॉर होता है, और सिविल वॉर कैन बी वेरी डेंजरस, इट कैन गो टू द एक्सट्रीम लेवल। होता है ना, घर में आपस की लड़ाई एक उग्र रूप ले सकती है, तो वो उससे अपने को बचाव करना है। अब रिसेंटली आप देख रहे हैं कि प्रयागराज में स्टूडेंट्स धरना धर के बैठे हैं। अब इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटेलिजेंस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की फटाफट उसको रिजॉल्व करे। नहीं तो भाई स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो मतलब इट कैन टेक द नेक्स्ट लेवल, वी कांट अफोर्ड दैट। सो दैट इज द आइडिया। तो जब कास्ट सर्वे अगर हम करा लेते हैं एंड उसका डेटा अगर हम पब्लिक कर देते हैं, तो काफी सारी मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन भी ओरिजिनेट कर सकती है, एंड फालतू के प्रोटेस्ट, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, एंड जिसकी वजह से इट कुड हिंडर, अगर सोशल डिवीजन अगर हो जाएगा तो इट विल हिंडर एफर्ट्स टू क्रिएट मोर इंक्लूसिव एंड हार्मोनियस सोसाइटी। क्योंकि अभी जैसे जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, उसका जो एक मेन थीम है दैट इज द इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, ये नारा है कि हमको सबको साथ में लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। तो जब अगर ये सोशल डिविजन्स क्रिएट हो जाएंगे सोसाइटी में बिकॉज ऑफ दिस कास्ट सर्वे, इट कैन हिंडर दैट एफर्ट ऑफ सबका साथ सबका विकास, एंड इट्स अ कंसर्न। अगला जो चैलेंज हमारे सामने आ सकता है दैट इज अ प्राइवेसी कंसर्न। अब डेफिनेटली अगर हम कास्ट बेस्ड सर्वे करते हैं जहाँ पे कि हर एक इंडिविजुअल अपनी बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहा है, लाइक अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहा है ना वो, तो यहाँ पे एक प्राइवेसी कंसर्न भी आ जाएगा। तो सेंसिटिव डेटा, तो कास्ट आइडेंटिटी का डेटा हमेशा सेंसिटिव माना जाता है, सेंसिटिव डेटा ऑन कास्ट आइडेंटिटी, क्योंकि भाई इस डेटा को बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, मिसयूज भी किया जा सकता है। इसका मैं एक आपको आउट ऑफ द बॉक्स एग्जांपल दूंगा। अब भाई ऐसी ऐसी हरकतें होती है तो भाई डिस्कस तो हमने को करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल की रियलिटीज हैं। अब जैसे कि अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो भाई दे बिलोंग टू ओबीसी, उनको भी आज कोटा मिल रहा है। अब मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बट है ना, कुछ जैसे एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं, या यूएस भी उनको फंडिंग कर रहा है, या चाइना उनको फंडिंग कर रहा है। तो वो जो एलिमेंट्स हैं, या यूएई मिडल ईस्ट का भी इन्फ्लुएंस उनमें अगर है, तो दे डोंट वांट कि अदर कम्युनिटी थ्राइव करे, क्योंकि अगर अदर कम्युनिटी थ्राइव करेगी तो उनकी जो कम्युनिटी है, उनके जो रिजर्वेशन है उस पर फर्क पड़ेगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो उनका ये माइंडसेट है। तो ये जो कास्ट आइडेंटिटी का डेटा अगर ये पब्लिक हो जाता है, तो फिर वो लोग कॉन्स्पिरेसीज कर सकते हैं, या मतलब बहुत दुनिया भर की चीजें उसमें हो सकती है, क्योंकि भाई हर कोई कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ है आज। तो इसका वे अराउंड क्या है प्राइवेसी कंसर्न का, कि अपने पास एक रोबस्ट safeguards are needed. Robust safeguards are needed to ensure confidentiality and responsible use of this data.
तो इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है प्राइवेसी कंसर्न की, अगर हम बात करें तो लेट अस सपोज जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास ये डेटा आ जाता है और वो पब्लिक नहीं करती है इस डेटा को। इट माइट बी लाइक पॉसिबिलिटी कि वो इस डेटा का मिसयूज कर सकती है। अब इस डेटा का मिसयूज कैसे वो कर सकती है कि उसको पूरी कास्ट प्रोफाइल पता चल गई, उसके हिसाब से वो अपना इलेक्शन कैंपेन डिजाइन कर सकती है, उसके हिसाब से वो इलेक्टोरल लाइक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो जनता से वोट मांगेंगे, जो कैंडिडेट्स, उनको खड़ा कर सकती है ना। तो इस तरीके से काफी कुछ चीजें हो सकती है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है दैट इज एक्यूरेसी, मेथडोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यूपीएससी यही सारे डायमेंशंस तो चेक करेगी, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोसेस करते हैं सेंसिटिव लाइक कास्ट सर्वे भी हम करेंगे तो एक पूरा प्रोसेस होगा ना, जहाँ पे कि फील्ड में ग्राउंड लेवल पे काफी सारे लोग उतरेंगे, वो इकट्ठा करेंगे डेटा। या अगर हम ऐप बना रहे हैं, हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि लोग खुद भर सकते हैं डेटा, तो वहां पे भी एक्यूरेसी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि फेक डेटा तो कहीं जनरेट नहीं हो रहा है बड़ी मात्रा में। एक्यूरेसी एंड द मेथडोलॉजी, हम क्या मेथडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं टू कैप्चर दैट डेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी हम डेटा एनालिसिस करेंगे तो क्लीन डेटा, अगर डेटा ही गड़बड़ है तो फिर जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो सब वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर डेटा गड़बड़ है इसका मतलब ग्राउंड रियलिटी अभी भी हमको नहीं पता चली कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। सो एक्यूरेसी एंड मेथडोलॉजी इज at most important. The accuracy and reliability, the accuracy and reliability of caste survey data depend on। तो बेसिकली जब भी मैं एक्यूरेसी की बात करूंगा या रिलायबिलिटी की बात करूंगा कास्ट सर्वे डेटा, तो दो आयाम है। मेथडोलॉजी यूज, हमने किस तरीके से, किस मेथड से वो कास्ट सर्वे परफॉर्म किया, मेथडोलॉजी यूज। एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा कलेक्शन प्रोसेस मतलब भाई जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वहां पे जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, जो भी लोग इन्वॉल्व है, जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, दे शुड बी ट्रस्ट वर्दी। या कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ऐसी मेथडोलॉजी फॉलो करनी चाहिए कि कोई स्कोप ही ना बचे कि वो टैम्पर कर सके उस डेटा को व्हाइल कलेक्टिंग समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो what are the methodology we are using, that is that will play a role in determining the accuracy and reliability and also the integrity of the data collection process। तो ये हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ सकता है कि उसमें अभी गवर्नमेंट ने कुछ किया भी है कि कुछ ऐप वगैरह बनाया है जहाँ पे कि आधार से ओटीपी कुछ वेरीफाई करके आप अपनी डिटेल्स स्वयं भर सकते हैं, एंड उसको कुछ क्रॉस चेक या क्रॉस वैलिडेशन करने का भी कुछ मैकेनिज्म आई थिंक कुछ ऐसा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड लाइक ऑथेंटिक डेटा। अदरवाइज अगर डेटा ही गड़बड़ है तो फिर सारा जो भी मेहनत है उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जो हमारी नीड है, तो जो मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, जो द वे फॉरवर्ड, एक तरीके से वे फॉरवर्ड है सबको, ये हमारे सामने चैलेंज है। एंड इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि हमको कुछ ऐसी मेथडोलॉजी, ऐसी टेक्निक्स डिवाइस करनी है विच शुड एंश्योर ट्रांसपेरेंट, ensuring a transparent and scientific approach is crucial। एक जो भी हमारा मेथडोलॉजी है शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड वी शुड फॉलो अ साइंटिफिक अप्रोच। एंड अगर हम ये करेंगे तो इट विल अवॉइड बायसेस इन द डेटा। बायसेस का एक एग्जांपल है कि भाई उसकी ऑक्यूपेशन है क्लर्क और उसकी इनकम है 10 लाख पर एनम भाई, या महीने की सैलरी उसकी 1 लाख रुपए की है और वो प्यून है। इट्स अ बायस। सो अवॉइडिंग बायसेस एंड इनइक्वेलिटीज, तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब भी मैं कास्ट सर्वे की बात करता हूँ, कास्ट सर्वे इन इंडिया, तो री इन्फोर्सिंग सोशल डिविजन, भाई कास्ट सर्वे एक तरीके से सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, एक प्राइवेसी कंसर्न आ जाता है क्योंकि कास्ट डेटा सेंसिटिव डेटा है, उसका मिसयूज किया जा सकता है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्यूरेसी एंड मेथोडोलॉजी। जो हम कास्ट सर्वे कराएंगे तो जो डेटा इकट्ठा करेंगे, व्हाट इज द श्योरिटी दैट इट इज एक्यूरेट, एंड कैसे हम ये लाइक उस पर भरोसा करें, लाइक इट्स रिलायबिलिटी, ये क्वेश्चनेबल है। तो इट्स अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस।
इसके साथ साथ अपने पास एक और चैलेंज आएगा, पॉलिटिकल मिसयूज। ये हम उसको डिस्कस कर भी चुके हैं, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, पॉलिटिकल मिसयूज। तो इसमें बेसिकली एक एस्पेक्ट आएगा, मैन्युपुलेटिंग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मैन्युपुलेटिंग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फ्यूलिंग आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर हमने कास्ट सर्वे का डेटा को पब्लिक कर दिया तो वो उसका मिसयूज कर सकते हैं। भाई उनको वो पूरी डेमोग्राफी पता चल जाएगी, उसके हिसाब से वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपना नेता खड़ा कर सकते हैं, या उसमें कुछ कॉन्स्पिरेसीज भी कर सकते हैं। एंड आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स को फ्यूल कर सकते हैं, है ना। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का मतलब है कि कास्ट के बेसिस पे या किसी एक आइडेंटिटी के बेसिस पे वोट करना। लाइक अगर कोई यादव है तो वो यादव कम्युनिटी के लोग यादव लीडर को वोट कर रहे हैं, या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मुस्लिम लीडर को वोट कर रहे हैं। दैट इज आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। या जो दलित हैं वो लोग अपने ही लीडर को वोट कर रहे हैं, दैट इज आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। एंड इंडिया में आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स काफी पॉपुलर है। काफी सारे लीडर्स ने इसको यूज करके दे केम इनटू पावर। so many of the leaders they came into power using this identity based politics. एंड आखिरी जो चैलेंज है, जो कि मतलब चैलेंज तो है, बट वी आर एबल टू ओवरकम इट, एंड वी हैव आल्सो ओवरकम, दैट इज लॉजिस्टिकल चैलेंज। अब देखो लॉजिस्टिकल चैलेंज क्यों है, क्योंकि देखो इंडिया इज वेरी बिग, इट्स वेरी डाइवर्स, एंड और ह्यूमंगस पॉपुलेशन, इतना सारे लोग हैं, इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है। वहां पे कास्ट सर्वे करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है लॉजिस्टिकली, बिकॉज इट विल बी नीडिंग लाइक गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस एंड केयरफुल प्लानिंग। इट कैन बी चैलेंजिंग, बट सिंस वी आर डूइंग सेंसस एवरी 10 ईयर, वी यूज टू डू सेंसस, तो उसी सेंसस में हम कास्ट सर्वे की भी एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिकल चैलेंज को तो हम ओवरकम कर सकते हैं, बट स्टिल इट्स अ चैलेंज, एंड इन द आंसर यू कैन स्पेसिफाई। तो मैंने बेसिकली आपके सामने कास्ट सर्वे से रिलेटेड बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस हमने डिस्कस किए, एज यू कैन सी। अब हम डिस्कस करेंगे वे फॉरवर्ड, कि भाई हमने कास्ट सर्वे को देखा, इसके कितने मैजिकल बेनिफिट्स अपने को देखने को मिले, कि भाई अगर सही से कास्ट सर्वे कराया गया, अगर ऑथेंटिक डेटा अपने पास आया, एक्यूरेट डेटा, अगर वी वर एबल टू कैप्चर द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वेरियस कास्ट इन इंडिया, तो हम ग्राउंड रियलिटी को बहुत अच्छे से देख पाएंगे, एंड उस हिसाब से हम जड़ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग सोशल जस्टिस इंश्योर कर पाएंगे। हम लोग जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको दूर कर पाएंगे, इजंट इट। तो हम बहुत एक बड़े लेवल पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, दैट इज पॉसिबल विद द कास्ट सर्वे। एंड उस दूसरी तरफ हमने देखा कि कास्ट सर्वे में चैलेंजेस भी है, हर्डल्स भी है, कि भाई हम कैसे इंश्योर करेंगे एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, कैसे डेटा पे भरोसा करेंगे। वो जो मेथोडोलॉजी है, इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड इट शुड बी लाइक इट शुड नॉट हैव एनी स्कोप ऑफ एरर, एंड प्राइवेसी कंसर्न भी है। इट कैन गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशंस। तो एक तरीके से हो गया ना कि हम फंस गए, लाइक वी गॉट कंफ्यूज, वी गॉट स्टक, कराएं कि ना कराएं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द वे अराउंड। अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है भाई, आपको बेनिफिट्स भी पता चल गए, आपको चैलेंजेस भी पता चल गए, तो आपके हिसाब से कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, तो थोड़ा सा अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो सोल्यूशन आपको पता चल जाएगा कि बड़े आराम से कराना चाहिए खास सर्वे विद सम कंडीशंस। तो देखो आइडिया ऐसा है ना कि बढ़िया मेथोडोलॉजी का यूज करके हमको कास्ट सर्वे कराना चाहिए, क्योंकि कास्ट सर्वे अगर हम करा रहे हैं, ओनली कंडीशन इज दैट डेटा शुड बी एक्यूरेट, एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा हमको कैप्चर करना है। उसके लिए जो भी मेथोडोलॉजी अगर अपने पास है, देन वी शुड गो फॉर द कास्ट सर्वे, एंड हमको वो डेटा को पब्लिक नहीं करना है। अब उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं कि एक स्पेशल कमेटी आप बनाओ, वो कमेटी उस डेटा को सरकार से भी छुपाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हमको वो डेटा पूरी तरीके से पब्लिक नहीं करना है, ना ही सरकार को वो पब्लिक करे, ना ही आम आदमी को वो डेटा पब्लिक करे। उस डेटा के कुछ क्रक्स, कुछ
important insights which can be made public, which cannot give rise to social divisions, social conflicts, वो हम पब्लिक कर सकते हैं। अच्छा, ये एक्टिविटी से अपने को फायदा क्या मिलेगा कि एटलीस्ट वी विल बी एबल टू assess the ground reality, we will be able to assess the, वो अगर डेटा एक बार अपने पास आ गया, हमने उसको पब्लिक नहीं किया, उसको हमने सरकार के साथ भी शेयर नहीं किया, तो आप कहोगे कि अगर हम सरकार के साथ शेयर नहीं करेंगे तो सरकार फिर पॉलिसी कैसे बनाएगी, एफर्मेटिव टारगेटेड एफर्मेटिव एक्शंस वो कैसे लेगी, उसके भी मैकेनिज्म्स हम डिवाइस कर सकते हैं। जो भी एक हमारी कमिटी है वो एक दूसरे तरीके से कम्युनिकेट करेगी फाइंडिंग्स को, rather than गिविंग द डेटा, इट विल गिव द इंसाइट्स फिल्टर कर करके। तो डेफिनेटली कास्ट सर्वे तो जरूर कराना चाहिए, एंड बस वो डेटा आप छुपा दो, एंड तो देखो फिर जरूर इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एंड कॉन्ट्रोवर्सी की तो बात ही नहीं उठेगी भाई। जितने भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप चुपचाप कास्ट सर्वे कराओ, डेटा को आप हाइड करो। एंड यही तो हुआ है आज 2011 में गवर्नमेंट ने, जैसे 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, कास्ट सेंसस लाइक नेशनल सेंसस हुआ था, पॉपुलेशन काउंटिंग, कास्ट सेंसस भी हुआ था, एंड उन्होंने डेटा पब्लिक किया ही नहीं। उन्होंने कास्ट सेंसस भी कराया, उसका डेटा उन्होंने पब्लिक नहीं किया, उन्होंने डेटा को छुपा के रखा। तो बिल्कुल ये एक्टिविटी कराई जा सकती है। अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, एंड उसकी वजह से सुप्रीम लाइक वहां का जो पटना हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट ने भी उस डेटा के आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। इट्स अ फैक्ट। तो कास्ट सर्वे तो जरूर कराना चाहिए, क्योंकि भाई जब तक अपने को ग्राउंड रियलिटी पता नहीं चलेगी तब तक हम सोल्यूशंस कैसे डिराइव करेंगे। तो वे फॉरवर्ड अपने को बिल्कुल समझ में आया है कि वी शुड गो फॉर द कास्ट सेंसस, जिसमें कि वो डेटा को हम जो एग्जैक्ट डेटा को छुपाएं, वी शुड कीप इट हिडन, एंड special committee should be formed and it should take care of the privacy of the data. इस तरीके से we can achieve our goal. We can eliminate the problems, the social problems in India from the ground level. We can address the inequality. We can address the social injustice which is there in the roots, that we can eliminate. We can eliminate social discrimination. So many things can be achieved. तो दैट कैन बी। तो फाइनली साथियों, हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया, जिसमें कि हमने काफी डिटेल में थोड़ा सा फील करके कास्ट सर्वे को डिस्कस किया फ्रॉम अ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कोशिश करी कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपसे डिस्कस करूं ताकि आपको सब्सटेंस मिले फॉर योर आंसर्स। एंड डेफिनेटली ये जो सब्सटेंस है आप किसी भी आंसर में यूज कर सकते हो ना, जहां भी आपको लगता है कि यार यहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, यहाँ पे रिजर्वेशन की बात हो रही है, यहाँ पे कास्ट की बात हो रही है, तो ये सारे आयाम भी आप वहाँ पे फिट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको बहुत सारे डायमेंशंस फिट करने हैं अपने आंसर्स। तो इट्स वेरी इजी। लाइक डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड, लाइक यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं, स्पेशली मेंस। प्रीलिम्स तो फिर भी हम कर सकते हैं विद सम गुड प्रैक्टिस। मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, इट टेस्ट यू अ लॉट। तो यहाँ पे कंसेप्ट प्लेज अ रोल, जो कंसेप्चुअल एनालिसिस, सो यू कैन फिट सो मेनी डायमेंशंस एंड यू कैन स्कोर मैजिकल मार्क्स, इट्स पॉसिबल। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, अलग अलग हम टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट योर फीडबैक्स, कुछ पूछना है, कुछ सजेशंस है, जरूर आप कमेंट करो, आई विल लुक एट इट। एंड डू लाइक दिस वीडियो, दिस लेक्चर अगर आपको पसंद आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम,